श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोटे तौर पर ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने को ही श्वसन कहा जाता है, लेकिन यह तो केवल बाह्य श्वसन है। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिका में पहुंचती है। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन या ग्लूकोज जलता है, जो ऑक्सीकरण कहलाता है। भोजन के जलने से ऊर्जा मुक्त होती है और CO2 बनता है। CO2 पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े में आती है और सांस छोड़ने के साथ बाहर निकल जाती है। इस तरह कोशिका में ग्लूकोज का दहन ही श्वसन कहलाता है। इससे ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के प्रकार, बाह्य श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन के प्रकार निःश्वसन या इंस्पिरेशन, सांस लेना, और निःश्वसन, एक्सपिरेशन या सांस छोड़ना। कोशिकीय श्वसन के प्रकार, पहला ऑक्सी श्वसन, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन, और दूसरा अनऑक्सी श्वसन, O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन। ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, ATP ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। ग्लाइकोलिसिस 8 ATP एनर्जी और क्रेब्स चक्र 30 ATP एनर्जी, टोटल 38 ATP एनर्जी। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सांस लेने के क्रम में हम 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और 78% नाइट्रोजन लेते हैं। सांस छोड़ने के क्रम में हम 16% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 78% नाइट्रोजन बाहर निकालते हैं। हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के वायुकोशों में भर जाती है। यहाँ यह रक्त से संयुक्त हो जाती है। इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही कोशिका में पहुंचती है। कोशिका में मुख्य ईंधन ग्लूकोज होता है। इसी ग्लूकोज का कोशिका में जारण या दहन होता है। यह दहन 2 चरणों में होता है, पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। यह दहन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन, तथा जब अनुपस्थिति में होता है तो इसे अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज के अणु के दहन से ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP ऊर्जा बनती है। इसके अलावा पायरुविक एसिड बनता है। इस एसिड के विघटन से क्रेब्स चक्र में कुल 30 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह एक अणु ग्लूकोज के विघटन से कुल 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संक्षिप्त रूप है। श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह रक्त में मिल जाती है। रक्त के माध्यम से इसका परिवहन बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। रक्त के माध्यम से इसका परिवहन बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसी रूप में यह फेफड़े तक ले आई जाती है और सांस छोड़ने के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। श्वसन अंग। फेफड़े में तमाम रोग हो जाते हैं। कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला निमोनियोकोसिस या फुसफुस धूलिमयता। यह कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों में होने वाला रोग है। दूसरा सिलिकोसिस। इस रोग में फेफड़े में सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा एम्फाइसीमा। अधिक धूम्रपान करने के कारण वायुकोशों की झिल्लियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे गैसों का विनिमय सही ढंग से नहीं हो पाता है। चौथा
स्लीप एपनिया। चौथा स्लीप एपनिया, सोते समय सांस लेने में अवरोध पैदा होता है। पांचवा निमोनिया, इस रोग में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण वायुकोशों में द्रव भर जाता है। छठवां ब्रोंकाइटिस, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण श्वास नली में सूजन आ जाती है, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और सातवां टीबी या तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग में फेफड़े में रेशेदार ऊतक बन जाते हैं। फेफड़े में लगभग 30 करोड़ वायुकोश होते हैं। मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं, जबकि मेढक त्वचा, फेफड़ा और मुंह से सांस लेता है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उपापचय के दौरान शरीर में बने अमोनिया, यूरिया, CO2 जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ, शरीर में मल, CO2, अमोनिया जैसे तमाम बेकार पदार्थ बन जाते हैं, जिन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। लेकिन यहाँ स्मरण होना चाहिए कि मल को उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जी पदार्थ नहीं माना जाएगा। यह पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका बड़ी आंत निभाती है। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत वही उत्सर्जी पदार्थ रखे जाएंगे जो उपापचय के दौरान कोशिका में बनते हैं, जैसे CO2 और अमोनिया। मकड़ी ग्वानिन जैसे पदार्थों का उत्सर्जन करती है। इस तरह अधिकांश जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया ही है। जो जंतु अमोनिया का सीधे उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटिलिक कहा जाता है, जैसे जल में रहने वाले छोटे जंतु। और जो जंतु अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलकर उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटिलिक कहा जाता है, जैसे शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु तथा सर्प, छिपकली, चिड़िया इत्यादि। और जो जंतु अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटिलिक कहा जाता है। जो जंतु अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलकर उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटिलिक कहा जाता है, जैसे शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु तथा सर्प, छिपकली, चिड़िया इत्यादि। और जो जंतु अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटिलिक कहा जाता है, जैसे मनुष्य जैसे बड़े स्तनधारी। उत्सर्जी अंग, पहला त्वचा, पसीने के साथ शरीर से अनावश्यक लवण बाहर निकल जाते हैं। दूसरा फेफड़ा, CO2 का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसके अलावा प्याज और लहसुन की गंध में कुछ ऐसे नुकसानदायक पदार्थ होते हैं जिन्हें फेफड़ा गैसों के रूप में शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। तीसरा यकृत, यह अमोनिया को यूरिया में बदलकर गुर्दे के माध्यम से शरीर से बाहर निकलवा लेता है। यह ब्लूरूबिन जैसे विषैले पदार्थ को भी पित्त में बदलकर शरीर की रक्षा करता है। चौथा वृक्क, यह मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। वृक्क या गुर्दा, किडनी, वृक्क या गुर्दा, किडनी। डायफ्राम से नीचे रीढ़ की हड्डी से लगी हुई सेम के बीज के आकार की एक जोड़ी रचना होती है, जिसे गुर्दा कहा जाता है। यह कत्थई रंग का होता है। गुर्दा पेरिटोनियम नामक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। गुर्दे के दो भाग होते हैं। पहला बाहरी उभरा हुआ उत्तल भाग कार्टेक्स कहलाता है, और अंदर की ओर दबा हुआ अवतल भाग मेड्यूला कहलाता है। कार्टेक्स और मेड्यूला। गुर्दा पतली पतली नालिकाओं का बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं। पहला वोमेन संपुट कपनुमा संरचना, और दूसरा कुंडलित नलिका। समीपस्थ
कुंडलित नलिका के 3 भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। गुर्दे में महाधमनी रक्त लाती है। गुर्दे में पहुंचकर यह धमनी पतली पतली महीन नालिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन नलिकाओं को सामूहिक रूप से केशिका गुच्छ या ग्लेमेरुलस कहा जाता है। गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त को छानकर इससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना है। रक्त को छानने के क्रम में रक्त महाधमनी के द्वारा ग्लेमेरुलस नलिकाओं में भर जाता है। इन ग्लेमेरुलस कोशिकाओं द्वारा रक्त को छाना जाता है। छना हुआ पदार्थ वोमेन संपुट में इकट्ठा हो जाता है। इसी को प्राथमिक मूत्र कहा जाता है। लेकिन इस प्राथमिक मूत्र में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ भी छनकर आ जाते हैं, अतः इसकी दोबारा छनाई जरूरी हो जाती है। दोबारा छनाई के क्रम में गुर्दे की नलिकाओं द्वारा महत्वपूर्ण पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो शेष बचता है उसी को मूत्र कहा जाता है। यह मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह रक्त की 2 बार छनाई होती है। पहली छनाई को परानिस्यंदन और दूसरी छनाई को चयनात्मक निस्यंदन कहा जाता है। गुर्दे से प्रति मिनट 1200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त गुजरता है। 24 घंटे में लगभग 180 लीटर रक्त की छनाई करता है। यह छनाई गुर्दे की कोशिकाओं द्वारा बनाए गए क्रिएटिनिन नामक पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि गुर्दे की कोशिकाएं सही ढंग से काम न करें तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गुर्दा रक्त की छनाई करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में रक्त को कृत्रिम ढंग से छाना जाता है। रक्त को कृत्रिम ढंग से छानने की प्रक्रिया को ही डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है। यदि क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो गुर्दा काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। इसी को गुर्दे का फेल होना कहा जाता है। गुर्दे के फेल होने की स्थिति में शरीर में अमोनिया यूरिया जैसे नाइट्रोजनस पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। गुर्दे के फेल होने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति का गुर्दा लगाया जा सकता है। इसी को गुर्दा प्रत्यारोपण कहा जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। रक्त की छनाई रक्त दाब पर निर्भर करती है। रक्त की छनाई से लेकर मूत्र बनने की पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि करती है। मूल से लगभग 95% जल होता है। मूत्र में लगभग 95% जल होता है। 2% यूरिया होता है। शेष सोडियम पोटेशियम जैसे तत्व भी होते हैं। कभी कभी मूत्र में कीटोन बॉडी जैसा असामान्य तत्व भी पाया जाता है जो नुकसानदायक होता है। यह प्रायः भूखे रहने वाले लोगों के मूत्र में पाया जाता है। मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। यह वर्णक हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। मूत्र में गंध यूरिनॉड नामक पदार्थ के कारण होती है। मूत्रालय में इसी पदार्थ के कारण अमोनिया की गंध आती है। इस तरह की गंध के लिए वहां पाए जाने वाले कीटाणु और जीवाणु भी जिम्मेदार होते हैं। कुछ अन्य तथ्य। खिलाड़ी अतिरिक्त स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए डाययूरेटिक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कॉफ़ी, मैनिटॉल एट्सेट्रा डाययूरेटिक पदार्थ है। लेकिन खिलाड़ी डाययूरेटिक पदार्थों के रूप में स्टेरॉयड लेते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। अतः इसका पता लगाने के लिए खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में मूत्र और रक्त दोनों के नमूने लिए जाते हैं। जब मूत्र में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। इसी को एडिसन का रोग कहा जाता है। संक्रमण। कभी कभी नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है, जिससे इसमें सूजन आ जाती है। ऐसे में मूत्र रुक रुक कर पास होता है। इसी को नेफ्रेटिस का रोग कहा जाता है। जब मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको एल्बुनेरिया एल्बुनेरिया कहा जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हीमोग्लोबिनेरिया
इसी तरह जब हीमोग्लोबिन मूत्र में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हीमोग्लोबिनेरिया कहा जाता है। गुर्दे का कार्य, गुर्दे या किडनी का कार्य। उपापचय के दौरान बने नाइट्रोजनस पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण को नियंत्रित करना, शरीर का परासरण दाब नियंत्रित करना अर्थात जल संतुलन को बनाए रखना, जल को नियंत्रित करने को ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। जल को नियंत्रित करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। कभी कभी गुर्दा शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जो अनावश्यक दवाएं व अन्य पदार्थ हम खा लेते हैं उसे गुर्दा शरीर से बाहर निकाल देता है। नोट: गुर्दा ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं करता है, इसका नियंत्रण यकृत और इंसुलिन करता है। विटामिन सी ही मात्र एक ऐसी विटामिन है जो मूत्र में विटामिन सी ही मात्र एक ऐसी विटामिन है जो मूत्र में पाई जाती है। मूत्र का पीएच मान 4.6 से 8.6 के बीच में होता है, अर्थात औसत पीएच 6.6 होता है। इस तरह मूत्र अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, लेकिन झुकाव अम्लीयता की तरफ होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 1.4 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। नोट: गुर्दे के अध्ययन को रिनोलॉजी या नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। जब यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ब्राइटिस का रोग कहा जाता है। जब यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ब्राइटिस का रोग कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर का सूचना तंत्र होता है। इस सूचना तंत्र का केंद्रीय नियंत्रक मस्तिष्क होता है। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ जैसे संवेदी अंग बाह्य उद्दीपनों से प्राप्त सूचनाओं को रिसीव करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये संवेदी अंग जिन तंत्रिकाओं के द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहा जाता है। मस्तिष्क सूचनाओं को प्राप्त करके जिन तंत्रिकाओं के माध्यम से संवेदी अंगों को कार्य करने का निर्देश देता है उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहा जाता है। इन तंत्रिकाओं में सूचनाओं का प्रवाह विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से होता है। इन संकेतों के लिए पोटेशियम और सोडियम आयन जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं सूचनाओं पर हमारे शरीर की पूरी कार्यप्रणाली आधारित होती है। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय व संतुलन बना रहता है। तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं का बना होता है उन्हें तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं ही शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के प्रकार: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क, ब्रेन चेतन शक्ति और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क अस्थियों के एक खोल में बंद रहता है जिसे क्रेनियन कहा जाता है। सुरक्षा के लिए इस पर 3 झिल्लियाँ चढ़ी होती है जिन्हें मेनिनजाइटिस कहा जाता है। कभी कभी वायरस के हमले से मेनिनजाइटिस झिल्ली में सूजन आ जाती है, इससे तेज बुखार चढ़ जाता है। इसी को मस्तिष्क ज्वर या मेनिनजाइटिस का रोग कहा जाता है। इसे इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है। मस्तिष्क को इंसेफ्लॉन भी कहा जाता है। इसलिए मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियों की जांच के लिए जो ग्राफिक चित्र बनाया जाता है उसे
इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ कहा जाता है। संक्षिप्त में इसे ईईजी कहा जाता है। मस्तिष्क को इंसेफ्लॉन भी कहा जाता है, इसलिए मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियों की जांच के लिए जो ग्राफिक चित्र बनाया जाता है उसे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ कहा जाता है। संक्षिप्त में इसे ईईजी कहते हैं। पुरुषों के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, जबकि महिलाओं के मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होता है। मस्तिष्क शरीर के कुल रक्त का 15% और ऑक्सीजन का 20% खपत करता है। मस्तिष्क शरीर के कुल रक्त का 15% और ऑक्सीजन का 20% खपत करता है। मस्तिष्क के प्रकार या मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के प्रकार या मस्तिष्क के भाग: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क चिंतन, मनन, स्मरण जैसी चेतन क्रियाओं पर नियंत्रण। मध्य मस्तिष्क दृश्य व श्रवण संवेदना पर नियंत्रण। और पश्च मस्तिष्क ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भाग हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, डायसेफ्लॉन और घ्राण पिंड। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, डायसेफ्लॉन और घ्राण पिंड। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। चिंतन, मनन, स्मरण, निर्णय इत्यादि चेतन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा, क्रोध इत्यादि, ईर्ष्या इत्यादि इच्छाओं इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। डायसेफ्लॉन ताप पर नियंत्रण रखता है। घ्राण पिंड सूंघने पर नियंत्रण रखता है। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के दो कार्य होते हैं, पहला सुनने पर नियंत्रण और दूसरा देखने पर नियंत्रण। मध्य मस्तिष्क हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़े नामक अंग से अग्र मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मध्य मस्तिष्क हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा नामक अंग से अग्र मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यह हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। यह जीपीएस का काम करता है, अर्थात दूर दराज की दृश्य संवेदना या श्रवण संवेदना को ग्रहण करता है। कुत्ते, बिल्ली इत्यादि जानवरों में यह अधिक विकसित होता है। पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, सेरिब्रल, पोन्स और मेंडुला आव लंगेटा। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, सेरिब्रल, पोन्स और मेडुला आव लंगेटा। सेरिब्रल हाथ पैर की ऐच्छिक पेशियों को फैलाता सिकोड़ता है। ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण के साथ साथ शरीर का संतुलन भी स्थापित करता है, क्योंकि आंतरिक कान से जुड़ा होता है। पोन्स श्वसन से संबंधित। और मेडुला आव लंगेटा इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। यह धमनी शिराओं या अन्य अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु या सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु या सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला आव लंगेटा से निकलकर रीढ़ की हड्डी के सहारे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पुच्छ दंड तक चली गई हैं। इसी को मेरुरज्जु कहा जाता है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्शन एक्शन को नियंत्रित करना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो बाह्य उद्दीपनों से उत्पन्न होती हैं, जैसे पटाखे की ध्वनि सुनकर चौंक जाना और रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ जाना इत्यादि। जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो मस्तिष्क के स्थान पर सुषुम्ना ही काम करता है। इस तरह सुषुम्ना द्वारा नियंत्रित की जाने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण पहला, मस्तिष्क को आराम मिल जाता है और संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर की रक्षा हो जाती है। अनैच्छिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला स्वाभाविक और दूसरी बाह्य उद्दीपन से उत्पन्न या प्रतिवर्ती क्रियाएं।
स्वाभाविक जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा स्वाभाविक और बाह्य उद्दीपन से उत्पन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं। स्वाभाविक अनैच्छिक क्रियाओं पर मेडुला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण होता है और बाह्य उद्दीपन से उत्पन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं पर सुषुम्ना का नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके दो भाग हैं। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं रेनियल नर्वस सिस्टम और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्वस सिस्टम। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं क्रेनियल 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्वस सिस्टम, ये विभिन्न संवेदी अंगों से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्वस सिस्टम, ये संवेदी अंगों से सूचनाएं सुषुम्ना तक पहुंचाती हैं। ये संवेदी अंगों से सूचनाएं सुषुम्ना तक पहुंचाती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला अनुकंपी सिंपैथेटिक और दूसरा परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी सिंपैथेटिक, यह संकटकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर की क्रियाविधि को असामान्य कर देता है, जैसे हृदय की धड़कन को तेज कर देता है, पुतलियाँ फैला देता है, अश्रुस्राव होता है इत्यादि। परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक, ये अनुकंपी की गति का विरोध करता है, अर्थात हृदय की धड़कन, अश्रुस्राव इत्यादि को कम करने और शरीर को सामान्य बनाता है। इस तंत्रिका तंत्र पर मस्तिष्क और सुषुम्ना का जोर नहीं होता है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर मस्तिष्क और सुषुम्ना का जोर नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क संबंधी रोग। तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क संबंधी रोग। पहला सेरिब्रल पाल्सी, बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी, बच्चों में सेरिब्रल में आए विकार के कारण यह रोग होता है। दूसरा फेनिल क्यूटोन्यूरिया, दूसरा फेनिल क्यूटोन्यूरिया, इसे मानसिक जड़ता कहा जाता है, यह वंशानुगत रोग है। तीसरा टेट्राप्लेजिया, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं। तीसरा टेट्राप्लेजिया, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं। और चौथा एनोस्मिया, घ्राण संवेदना की कमी या सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। पार्किंसन, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर का संतुलन पार्किंसन, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है। अल्जीमा या अल्जाइमर, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, ऐसा बीटा एमाइड प्रीकर्सर प्रोटीन के कारण होता है। और मेनिंजाइटिस, रोगाणुओं के हमले से जब मेनिंजाइटिस झिल्ली में सूजन आ जाती है तो तेज़ बुखार आ जाता है। जब हम खुजलाते हैं तो तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं, इससे प्रतिहिस्टामिन नामक रसायन निकलता है, इसी के कारण खुजलाने में आनंद मिलता है। मानसिक रोग। पहला सीज़ोफेनिया, इस रोग में रोगी कल्पना में जीता है, कल्पना को सही मानने लगता है। और हिस्टीरिया, यह रोग प्रायः युवा महिलाओं को होता है, शादी ब्याह होने पर अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। संवेदी अंग, आँख या नेत्र। आँख की रेटिना में दो पेशियाँ पाई जाती हैं। पहला राड्स, आँख की रेटिना में दो पेशियाँ पाई जाती हैं। पहला राड्स श्लाका और दूसरा कोन्स शंकु। श्लाका और शंकु, रॉड्स और कोन्स, श्लाका और शंकु। संवेदी अंग, आँख या नेत्र। आँख की रेटिना में दो पेशियाँ पाई जाती हैं, रॉड्स और कोन्स, श्लाका और शंकु। रॉड्स रात्रि की दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है, इसमें से रोडोप्सिन नामक एक पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से रात में देखना संभव हो पाता है। इस पदार्थ का बनना
विटामिन ए पर निर्भर करता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन शीघ्रता से नहीं बन पाता। ऐसे गोधूलि के समय देखना संभव नहीं हो पाता। इसी को रतौंधी कहा जाता है। जब धीरे धीरे रात्रि हो जाती है तो रोडोप्सिन पर्याप्त मात्रा में बन जाता है और हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। कोन्स दिन की दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। कभी कभी जब हम पिक्चर हॉल से बाहर निकलते हैं तो चौंधिया जाते हैं क्योंकि कोन्स तुरंत सक्रिय नहीं हो पाती। इसी तरह जब हम पिक्चर हॉल में घुसते हैं तो कुछ देर हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि रोडोप्सिन के बनने में कुछ समय लगता है। मुर्गी, गिलहरी, कबूतर इत्यादि जंतु रात में नहीं देख पाते क्योंकि इन जंतुओं में केवल कोन्स पाई जाती है, रॉड्स नहीं। जबकि उल्लू, चमगादड़ जैसे जंतुओं में केवल रॉड्स पाई जाती है, कोन्स नहीं। अतः ये जंतु केवल रात में देख पाते हैं। मनुष्य जैसे स्तनधारियों में रॉड्स और कोन्स दोनों पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य दिन और रात दोनों में देख लेता है। आँख आँख के रोग। आँख के रोग। पहला ज़ीरोप्थैलामिया। ज़ीरोप्थैलमिया इसे आँख का सूखना कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉर्निया सूख जाती है। दूसरा, मोतियाबिंद। आँख का लेंस मोटा हो जाता है अतः दिखाई नहीं देता। तीसरा, निकट दृष्टि या मायोपिया। निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता, अतः अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, दूरदृष्टि। दूर दिखाई देता है, निकट नहीं दिखाई देता, अतः उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। आँख में कॉर्निया का दान किया जाता है। जीभ या जिह्वा। जीभ में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जीभ में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोडिड। और जीभ में 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सर्पों में यही लार ग्रंथि विष ग्रंथि में बदल जाती है। कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण, इसमें सेरुमिनस नामक पदार्थ निकलता है जो कान की सुरक्षा करता है। मध्य कर्ण, एक जोड़ी मैलियस इंकस और स्टेप्स नामक हड्डियों से बनता है। और तीसरा, आंतरिक कर्ण। आंतरिक कर्ण के 2 भाग होते हैं, कॉकलिया और कलागहन। कॉकलिया यह नाली नुमा होती है जो सुनने के लिए जिम्मेदार है, और कलागहन यह द्रव के रूप में होता है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। त्वचा में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, इससे जो पसीना निकलता है उसी के साथ अनावश्यक खनिज लवण भी बाहर हो जाते हैं। और तैलीय ग्रंथि, इससे त्वचा तैलीय बनी रहती है और इसमें एक ग्लैमर भी बना रहता है। अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। शरीर के जिन अंगों से स्राव निकलता है उन अंगों को ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। पहला, बहिस्रावी ग्रंथि। यदि ग्रंथि में बना स्राव नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ऐसी ग्रंथि को बहिस्रावी ग्रंथि और ऐसे स्राव को बहिस्राव कहेंगे। कभी कभी इस बहिस्राव को एंजाइम भी कहते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत है। इसी में बना पित्तरस पक्वाशय में जाता है। इसी तरह लैक्राइमलर ग्रंथि या अश्रु गैस, दुग्ध ग्रंथि इत्यादि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं।
इसी तरह लैक्राइमलर ग्रंथि, अश्रु गैस, दुग्ध ग्रंथि इत्यादि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जिससे निकला स्राव नलिका के माध्यम से नहीं वरन रक्त के माध्यम से शरीर में के विभिन्न भागों में पहुंचता है, अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है। इससे निकलने इससे निकलने वाला इससे निकले स्राव को अंतःस्राव या हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। हार्मोन्स शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित निर्देशित करते हैं। ये शरीर को संतुलित भी करते हैं। हार्मोन या अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एडिसन को इसका पिता कहा जाता है। थायराइड, पीयूष, पीनियल, बाड़ी, एड्रिनल इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड, पीयूष, पीनियल, बाड़ी, एड्रिनल इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तीसरा, मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जिससे बहिस्राव व अंतःस्राव दोनों निकले मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अर्थात मिश्रित ग्रंथियां बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती हैं या नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों होती हैं। जैसे अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। इससे निकला स्राव नलिका द्वारा पक्वाशय में जाता है। इस स्राव को अग्नाशयिक रस कहा जाता है। अग्नाशय के लैंगरहंस दीपिकाओं से इंसुलिन नामक अंतःस्राव भी निकलता है। ग्रंथि, ग्लैंड्स। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन नलिका युक्त ग्रंथि, सबसे बड़ी नलिका युक्त ग्रंथि, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन, सबसे बड़ी यकृत। एंडोक्राइन नलिका विहीन ग्रंथि, सबसे बड़ी थायराइड, सबसे छोटी पीनियल बाड़ी। और मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पीनियल बॉडी, जैविक घड़ी, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, थायराइड और पैराथायरॉयड गले में फंसी ग्रंथियाँ, थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडी बनाने वाली ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, F3 ग्रंथि, और वृषण ग्रंथि पुरुषों में, और अंडाशय ग्रंथि महिलाओं में, जनन ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। थायराइड का मुख्य अवयव आयोडीन है, अतः आयोडीन की कमी होने पर यह ग्रंथि फूल जाती है। इसी को घेंघा रोग या ग्वाइटर कहा जाता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में ग्वाइटर की समस्या आम है क्योंकि यहाँ आयोडीन की कमी पाई जाती है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। इसी को जड़ मानवता या क्रोटेनिज्म कहा जाता है। इसकी कमी से मिक्सीडिमा नामक रोग भी हो जाता है। इस रोग में शरीर भद्दा और मोटा हो जाता है। इसकी कमी से हसीमाटा नामक रोग भी हो जाता है। इस रोग में शरीर में इस तरह की एंटीबॉडी बनने लगती है कि यह थायराइड को ही नष्ट करने लगती है। इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या का रोग कहा जाता है। थायराइड की आत्महत्या का रोग क्या है? हासीमाटा। ठीक है। इसके अलावा थायराइड की समस्या से महिलाओं में प्रजनन संबंधी तमाम समस्याएं हो जाती हैं। थायराइड
थायराइड में थायराइड आयोडीन का बना होता है, कमी होने से घेंगा या गॉइटर हो जाता है। पैराथायराइड कैल्शियम का बना होता है और अधिकता होने से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है। रोग अ, रोग और उनके लक्षण। ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि में सूजन, ठीक है। मिक्सीडीमिया शरीर का भद्दापन, हंसी माटा थायराइड की आत्महत्या और क्रोटेनिज्म मानसिक विकास का रुकना। पैराथायराइड ग्रंथि, यह थायराइड के साथ गले में फंसी ग्रंथि है। इसका मुख्य अवयव कैल्शियम है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है। इसकी अधिकता से हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहा जाता है। दरअसल पैराथॉर्मोन हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस सोखकर पैराथॉर्मोन हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस सोखकर रक्त में मिला देता है। इसी ग्रंथि से निकलने वाले कैल्सीटोनिन हार्मोन पुनः रक्त से लेकर हड्डियों पर चढ़ा देता है। इसी ग्रंथि से निकलने वाला कैल्सीटोनिन हार्मोन पुनः रक्त से लेकर कैल्शियम हड्डियों पर चढ़ा देता है। ऐसे में यदि पैराथार्मोन का अधिक स्राव होने लगे तो हड्डियों से अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस निकल जाएगा, अतः हड्डियों में छिद्र होना स्वाभाविक है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की जांच के लिए बीएमडी नामक टेस्ट किया जाता है। यह बोन मिनरल डेंसिटी का संक्षिप्त रूप है। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी का संक्षिप्त रूप है। कैल्सीटोनिन हार्मोन की अधिकता से हड्डियां धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती हैं। इसी को धनुष टंकार या टिटनेस का रोग कहा जाता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन की अधिकता से हड्डियां धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती हैं। इसी को धनुष टंकार या टिटनेस का रोग कहा जाता है। कैल्सीटोनिन की कमी से रिकेट्स रोग भी हो जाता है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अतः कहा जा सकता है कि कैल्सीटोनिन का संबंध विटामिन डी से है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसलिए यह एक विटामिन है जो एक हार्मोन भी है। कभी कभी गुर्दे में कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है, इसी को पथरी कहा जाता है। पालक और टमाटर एक साथ खाने से इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। पैराथायराइड पैराथायराइड में पैराथार्मोन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसका टेस्ट बीएमडी टेस्ट होता है। और कैल्सीटोनिन के कारण टिटनेस रोग हो जाता है। और इन दोनों के कारण रिकेट्स या विटामिन डी रिकेट्स का रोग हो जाता है विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण या कैल्सीटोनिन के कारण। और पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण की अधिकता के कारण, और पथरी हो जाती है कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता के कारण। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि सीने में पाई जाती है। यह ग्रंथि लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, अर्थात यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। बच्चों की थाइमस ग्रंथि बड़ी होती है, इसलिए इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। उम्र ढलने के साथ साथ यह ग्रंथि भी छोटी होती जाती है, इसलिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि के दो प्रकार होते हैं, F3 हार्मोन और S4 हार्मोन। एड्रीनल ग्रंथि के दो प्रकार होते हैं, F3 हार्मोन और S4 हार्मोन। F3 हार्मोन अर्थात फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, डरो लड़ो और भागो हार्मोन। फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, डरो लड़ो और भागो हार्मोन। और S4 हार्मोन S4 हार्मोन अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर मेटाबॉलिज्म। S4 हार्मोन अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट कंट्रोल और सेक्स हार्मोन कंट्रोल। S4 हार्मोन। इन ग्रंथियों से एड्रीनल हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को डरो लड़ो भागो हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन क्रोध, तनाव आदि को भी नियंत्रित करता है। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, नमक और लैंगिक हार्मोनों पर भी नियंत्रण करता है। यह ऊर्जा का स्रोत भी होता है, इसलिए इसे S4 हार्मोन भी कहा जाता है। यदि इस हार्मोन का अधिक स्राव होने लगे
तो यह जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को बहुत उत्तेजित कर देता है। ऐसे में स्त्रियों में समय से पहले यौन लक्षण उभर आते हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी मूंछ तक आ जाती है। इसी को एड्रीनल विरिलिज्म का रोग कहा जाता है। इस हार्मोन की कमी से एडिसन का रोग हो जाता है। इसमें यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। जनन ग्रंथियाँ, पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय। पुरुषों में वृषण, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में अंडाशय, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक है। पुरुष की जनन ग्रंथि को वृषण कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला की जनन ग्रंथि को वृषण कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं पैदा करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं में जनन ग्रंथि को अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन में एस्ट्रोजन यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह अंडाणु निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं भी पैदा करता है। यदि इस हार्मोन का अधिक स्राव होने लगे तो गर्भधारण करने में कठिनाई होगी, इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों में इसी हार्मोन का इस्तेमाल होता है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की पुटिका से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाएं पैदा करता है। इसी हार्मोन के साथ पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ल्यूटोटॉर्पिक हार्मोन LTH भी गर्भधारण में सहायक होता है। दोनों हार्मोन महिलाओं में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं। 45-50 वर्ष की अवस्था में इन दोनों हार्मोन्स का निकलना बंद हो जाता है, अतः मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाती है। इसी अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव को आसान बना देता है, क्योंकि यह बच्चे के जन्म के समय बच्चेदानी को फैला देता है।